हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग जो बजट चैप्टर पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट का बजट, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गवर्नमेंट का बजट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के बारे में पढ़े थे हम लोग और उसी को जो है हम आज कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट। हम आपको बेसिक सारा चीज गवर्नमेंट का बता चुके थे। उसके आगे स्लाइड हम आपको बताए थे कि बजट में एक को कहते हैं रेवेन्यू बजट और एक को कहते हैं एक्सपेंडिचर बजट। रेवेन्यू का मतलब होता है कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट, गवर्नमेंट को कहां कहां से पैसा आने वाला है, और एक्सपेंडिचर बजट में कहां गवर्नमेंट जो है वो पैसा कहां कहां खर्च करने वाली है, उसी को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, तो चलिए आगे का स्ट्रक्चर यहां पे देखिए। करा स्ट्रक्चर ऑफ द बजट और द कंपोनेंट ऑफ द बजट, क्या क्या कंपोनेंट है। कथा एक को बोलते हैं बजटेड रिसिप्ट। बजटेड रिसिप्ट का मतलब रेवेन्यू के बारे में बता रहा है कि सरकार को पैसा कहां कहां से मिलने वाला है। कथा इंक्लूडिंग रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। हम आपको दो चीज बताए थे कि रिसिप्ट भी दो प्रकार का, एक को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरे को कैपिटल रिसिप्ट। उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए, तो बोला बजटेड रिसिप्ट में इंक्लूडिंग, पहला को बोले हम लोग कौन सा रिसिप्ट, पहला को बोले हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा जो है ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट। उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर भी, खर्च भी दो प्रकार का सरकार का, पहला को हम बोल दिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है उसको बोल दिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में जानेंगे क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो पहला करा है कि बजटेड रिसिप्ट किसको कहते हैं। बजटेड रिसिप्ट में दोनों रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। कहता है बजटेड रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। कहता है जहां जहां से उसको जितने सारे सोर्सेज से पैसा आने वाला है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो बजटेड रिसिप्ट है, जिसमें दोनों रिसिप्ट आता है, पहला रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। जिसमें से बोला देखिए, पहला जिसको बोले रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा जिसको बोले कैपिटल रिसिप्ट, है ना। नंबर वन कहता है रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में जानिए, किसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। कहता है रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो दो टाइप का होता है। अच्छा, कैसे कैसे सरकार के पास पैसा कहां से आता है। एक जो है हम लोग टैक्स के रूप में पैसे देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स रिसिप्ट, और दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट, जिसको हम लोग टैक्स के अलावा। देखिए पहला कह रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट which shows the following। पहला इसमें बोलता है कि उस प्रकार का सरकार का रेवेन्यू या उस प्रकार का सरकार को पैसा मिलता है जिसमें उसका ना ही कोई एसेट्स डिक्रीज हो और ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो, तो उस प्रकार के रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। कहता है दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी रिस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, क्रॉसपॉन्डिंग लायबिलिटी। कहता है कि कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो फॉर द गवर्नमेंट, पहला, और दूसरा आगे पढ़ेंगे कि इसमें कोई जो है आपके पास एसेट्स भी नहीं घटे। करा एग्जांपल दे रहा है उसका, कहता है पहला एग्जांपल टैक्स रिसिप्ट। कहता है टैक्स इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्रॉसपॉन्डिंग लायबिलिटी। क्या कहता है कि टैक्स अगर आप सरकार को देते हैं या सरकार को मिलता है तो क्या इससे सरकार का कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है क्या। बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको पैसा मिल रहा है, लायबिलिटी कहां क्रिएट हो रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि टैक्स रिसिप्ट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है ना। कहता फॉर द गवर्नमेंट टैक्स इज यूनिलैटरल, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरफा, वन साइडेड, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को कंपल्सरी जो है पब्लिक के द्वारा मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो टैक्स रिसिप्ट है। अब आगे दूसरा फीचर्स करा है दीज रिसिप्ट डू नॉट काउज एनी रिडक्शन इन एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। करे इसमें सरकार का कोई एसेट्स भी नहीं करता, सरकार को टैक्स मिला तो कोई एसेट्स घटा गया, उसको तो पैसा मिल गया। टैक्स तो जब सरकार को मिला तो उसमें जो है उसका कोई लायबिलिटी भी बढ़ा नहीं, और साथ में जो है दो फीचर्स बोला कि पहला कोई लायबिलिटी बढ़े नहीं या कोई एसेट जो है घटे भी नहीं, तो उसको हम लोग बोल दिए कि वो कौन सा रिसिप्ट है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। आगे करा एग्जांपल क्या है, टैक्स रिसिप्ट डू नॉट लीड एनी रिडक्शन इन एसेट्स। सरकार को टैक्स मिला तो कहां उसका एसेट्स घटा, नहीं घटा। करा दीट कॉन्टेक्स्ट इफ द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी बाय सेलिंग शेयर ऑफ सम कंपनी से एयर इंडिया,
ऐसा टाइप कर रहा था तो हम कहते कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। कहता इट काउजेज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर देयरफॉर नॉट ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। इसको रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मानेंगे। कोई एसेट सरकार का बेच दिया तो एसेट घट गया तो नहीं मानेंगे, कर्ज के रूप में पैसा ले लिए तो लायबिलिटी बढ़ गया तो नहीं मानेंगे, लेकिन उस प्रकार को छोड़ के बाकी सारा होगा टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अच्छा, जब एसेट्स घट जाए उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। आगे पढ़ेंगे। देखिए इन शॉर्ट, करा शॉर्ट में क्या बताया, करा शॉर्ट में ये बताया है, शॉर्ट में ये बताया कदा रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसिप्ट व्हिच डू नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स। का मतलब लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो और साथ में एसेट्स भी डिक्रीज नहीं हो, तो उसको हम लोग कौन सा रिसिप्ट बोल देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या क्या, कोई जो है लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो और कोई एसेट्स डिक्रीज नहीं हो, उसके अलावा भी सरकार के पास पैसा आए तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। चलिए इसी को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट। आगे इसका टाइप के बारे में दिया है। देखिए कहता है रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप का, एक को बोलते हैं हम पहला टैक्स रिसिप्ट। पहला जो है कौन सा रिसिप्ट, पहला को बोल दिया हम ये टैक्स रिसिप्ट है, और दूसरा हो गया ये नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, कहता है टैक्स रिसिप्ट जो है ये इसमें दो प्रकार का आपको हम बता देते हैं एक अलग से। कहता है टैक्स रिसिप्ट जो होता है ना, टैक्स रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट ये हो गया टैक्स रिसिप्ट जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट का टाइप है। ये बोला दो टाइप का, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कहता है सर इसका एग्जांपल बताइए कुछ। कहते हैं किसको किसको है, तो कहता है डायरेक्ट टैक्स उस प्रकार का टैक्स है ना जो कि जिसका बर्डन है टैक्स पेमेंट करने का, जिसका लायबिलिटी है टैक्स पेमेंट करने का, वो बर्डन हम दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या वो जिसका लायबिलिटी वो खुद पेमेंट करे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स। और कहता है कि बर्डन जब टैक्स का लायबिलिटी का वो दूसरे पे शिफ्ट किया जा सके तो उसको हम लोग बोलते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना। चलिए कहता है डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या क्या हो, तो पहला जो है डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जो कि है इनकम टैक्स, दूसरा एग्जांपल कहता है वेल्थ टैक्स, तीसरा एग्जांपल बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, चौथा एग्जांपल बोला गिफ्ट टैक्स। ये सब जो है ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स का कौन कौन सा होगा, कहता है इनडायरेक्ट टैक्स पहले बहुत प्रकार का होता था लेकिन अब लगभग सबको मिला के एक ही कर दिया गया जीएसटी, फिर कि उसके बावजूद भी आपको अलग अलग पूछेगा। तो कुछ टाइप है, पहला को बोल देते हैं हम जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा को हम बोल दिए, कहता दूसरा जो है वो हो गया सर्विस टैक्स, तीसरा हो गया वैल्यू एडेड टैक्स जिसको शॉर्ट में वैट कहते हैं, चौथा हो गया इसको हम लोग कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, हम चौथा इधर लिख रहे हैं, चौथा हो गया एक्साइज ड्यूटी, पांचवा हो गया कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, छठा हो गया सेल्स टैक्स। ये सब जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। देखिए ये इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का कुछ एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सब जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। ये दोनों जो है देखिए टाइप आप जब पढ़े होंगे तो दोनों को मिला के आपको यहां दिया होगा इस स्लाइड पे का टैक्स रिसिप्ट में देखिए सब मिक्स है यहाँ, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये मिक्सचर है, हम आपको दोनों को अलग अलग करके बता दिए कि देखिए ये जो होता है ये आपके पास जो बताए हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट को अलग अलग कर दिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अब कहता है कि ये तो हो गया टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब टैक्स के अलावा भी सरकार का रेवेन्यू का जरिया है, सरकार को कमाने का जरिया है, इसको हम लोग कहते हैं टैक्स रिसिप्ट। कि यहां तो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा मिल रहा था यहां पे, लेकिन यहां पे कहता है टैक्स के अलावा भी। तो कहता है कैसे कैसे, पहला बोला फी, आप लाइसेंस बनवाते हैं फी देते हैं ना, पासपोर्ट बनवाते हैं सरकार को फी देते हैं ना, स्कूल में फॉर्म भरते हैं,
कंपटीटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो सरकार को पैसा मिलता है ना, तो उसी को बोले कि कुछ फी जो है सरकार को पेमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो फी के रूप में भी सरकार के पास पैसा जाता है, जो कि सरकार का जो है वो इनकम का जरिया, इसको हम लोग बोलते हैं वो नॉन टैक्स रिसिप्ट का हिस्सा है। दूसरा बोला स्चीट, कहता है स्चीट किसको कहते हैं? कहता है स्चीट का मतलब होता है ना कि जब कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का जो है कोई लीगल हायर नहीं बचा, सब उस परिवार में उसका लीगल है नहीं, प्रॉपर्टी लावारिस है, तो गवर्नमेंट अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए उसको यूज करती है, तो सरकार का इनकम अगर उससे कमाएगा भाई, सरकार का वो इनकम का हिस्सा हुआ ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्चीट। तीसरा बोला कि इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज। आप पब्लिक इंटरप्राइजेज का मतलब, कहता है कि पब्लिक इंटरप्राइज का मतलब गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सा है? कहता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनी है, भेल है, गेल है, ये सब जो है गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये जो पैसा कमाती है सरकार का इनकम का हिस्सा है ना, ये गुड्स बेचती है, सर्विसेज बेचती है, तो सरकार को इससे इनकम होता है ना, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज। ठीक है, ओएनजीसी है, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है, तो इससे जो है इनकम सरकार को मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज। आप कहते हैं सरकार को ग्रांट मिला, चौथा बोला कि सरकार को ग्रांट या डोनेशन मिला, तो ग्रांट और डोनेशन सरकार को मिला, सरकार को फायदा हुआ, वो इनकम का जरिया सरकार का, इसको हम लोग बोलते हैं ये ग्रांट और डोनेशन। ये बोला फाइन, कहता है कि आप कोई ऐसा काम कर, सरकार को आपको फाइन देना पड़ गया, तो आप दिए पैसा, गया कहां? सरकार के पास, तो सरकार का इनकम का हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। स्पेशल असेसमेंट, कहता है कि कोई ऐसा आप काम किए, मान लेते हैं कि अभी आपका कोई लैंड है जो कि इधर आसपास में पटना के बगल में है, बिहटा में है, लेकिन वहां से कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास हो गया कि मेट्रो बनने वाला है, तो आप बताइए अगर इसका आपके लैंड का वैल्यू जो है अगर वो 5 लाख का था और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होने की वजह से इसका 5 लाख का वैल्यू जो है बढ़ के 20 लाख हो गया, तो कहता है गवर्नमेंट जो है ना इस प्रॉपर्टी का वैल्यू एसेस करती है अपने आप से और बोलती है कि आप हमारे प्रोजेक्ट के कारण से आपके जो है प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, तो आपको हमको पैसा देना पड़ेगा, उसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, ये कहता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, कहता है लाइक 2G 4G ये सब जो है स्पेक्ट्रम, सरकार जब लाइसेंस बेचती है इंटरनेट के स्पेक्ट्रम का, तो सरकार को फायदा होता है, इसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये सब जो है नॉन टैक्स रिसिप्ट का हिस्सा है, और ये जो है टैक्स रिसिप्ट का, इसको हम लोग टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट दोनों को हम लोग मिला के ये बनाए। ठीक है, ये क्लियर है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा रिसिप्ट पढ़ेगा। पहला बोले टैक्स रिसिप्ट, देखिए बोला टैक्स रिसिप्ट, कहता टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न। आप सरकार को टैक्स देते हैं तो रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता है, मिलता है क्या? आप सिर्फ पैसे दे दिए, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, यूनिलेटरल पेमेंट है वो, है ना। कहता है टाइप ऑफ टैक्स कौन कौन सा हुआ, पहला को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कहता है प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता गया आपके टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, सरकार आप ज्यादा कमाइएगा टैक्स ज्यादा लगेगा सरकार आपसे, तो प्रोग्रेस होते गया, इनकम प्रोग्रेस हुआ, टैक्स प्रोग्रेस हो गया। इनकम के बढ़ने के साथ आप जानते हैं ना हमारे देश में रूल है कि अगर आप 10 लाख रुपए कमा, 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं मिलेगा, 10 लाख कमाए तो दीजिएगा आप टैक्स 5%, 20 लाख कमाए तो आपको 10%, और 20 लाख से एबव जाइएगा तो एबव जो है वो 20 लाख, तो हो सकता है ये और बढ़ जाए 25%, 30% जो भी हो। तो कहता है कि टैक्स आपका बढ़ते गया और ऊपर से आपका ये आपका इनकम बढ़ते गया, ऊपर से आपको टैक्स भी बढ़ाना पड़ा, गवर्नमेंट आप पे टैक्स भी बढ़ाई, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेस किया, इनकम प्रोग्रेस किया तो टैक्स भी प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अच्छा, तो रिग्रेसिव टैक्स किसको कहते हैं? तो कहा रिग्रेसिव टैक्स जो है, अब कहता है रिग्रेसिव टैक्स एक है, हम मान लेते हैं ये आपको हम प्रोग्रेसिव समझाए अभी। अब मान लेते हैं कहता है कि मुकेश अंबानी जो है ये 50 लाख कमा रहा था तो इसके टैक्स अलग देता था, कोई गरीब आदमी अब मान लेते हैं मिडिल क्लास है, ये 5 लाख का इनकम कमा रहा है तो इस पर टैक्स रेट अलग है, तो इनकम ज्यादा हुआ तो टैक्स भी बढ़ा, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। कहता है टैक्स विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। अब कहता है तो रिग्रेसिव किसको कहते हैं? कहता है रिग्रेसिव टैक्स जो है उस प्रकार का टैक्स है, आपको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ये है, हम मान लेते हैं कोई पर्सन है, ये है मिस्टर ए, इसका इनकम जो है हम मान लेते हैं साल भर में ये 2 लाख रुपए कमा पाता है, ठीक है। और कोई जो है आकाश अंबानी है, ये मुकेश अंबानी का सुपुत्र है आकाश अंबानी, ये जो है इसका इनकम साल का मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए का है, 100 करोड़ रुपए का है। अब बोला कि आप बताइए कोई यह आकाश अंबानी जो है ये दूसरा पर्सन है, कहता है ये भी एक बिस्किट का पैकेट खरीदने का दुकान में 10 रुपए का खरीदा और टैक्स जो है उस
₹10 में, ये भी ₹3 का दिया। मुकेश अंबानी का बेटा आकाश अंबानी, ये भी ₹10 का बिस्किट खरीदा, टैक्स इसको भी ₹3 लग रहा है। तो कहता है कि दोनों अमीरों भी उतने टैक्स दे रहा है, गरीबों उतने टैक्स दे रहा है। इनकम तो इसका जो है साल का है 2 लाख, इसका इनकम साल का है 100 करोड़। तो आप बताइए कि ये इनकम ज्यादा था तो टैक्स फिर भी उतने दिया, इनकम कम था तो फिर भी ये टैक्स जो है ये उतना ही दिया। तो इसका मतलब इनकम कम होने के बावजूद भी ये टैक्स ज्यादा दे रहा है ना, या ये टैक्स जो है ज्यादा बर्डन हमारे पुअर पे डाल रहा है ना, ये ज्यादा कमा रहा है तो ये तुरंत से पैसा दे देगा ₹3, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है रिग्रेसिव टैक्स उस प्रकार का टैक्स है जो कि पुअर पे ज्यादा बर्डन डालता है रिच के कंपैरिजन में, तो उस प्रकार के टैक्स को हम लोग बोलते हैं वो रिग्रेसिव टैक्स है। कौन सा टैक्स है? रिग्रेसिव टैक्स। कहता है ये टैक्स जो है ज्यादा पैसा कमाने वाला भी उतना ही टैक्स पेमेंट करता है, कम पैसा कमाने वाले भी उतना ही टैक्स पड़ता है, पेमेंट करता है। तो ये जो है पुअर पे बर्डन ज्यादा डालता है कंपैरिजन टू रिच, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, बाकी आप वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स जानते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब वैल्यू एडिशन पे जो टैक्स लगता है उसको वैल्यू एडेड टैक्स। स्पेसिफिक का टैक्स जो है आप जानते हैं कोई कोई चीज जो है हम लोग का उसको स्पेशल टैक्स लगता है, जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, जिसको कि हम लोग जीएसटी के दायरे से बाहर रखते हैं या टैक्स के दायरे से बाहर रखते हैं। पेट्रोलियम हो गया, उसको बोलते हैं, उस प्रकार के टैक्स को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स के तहत आता है वो। तीसरा हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो आपको हम बता चुके कि जिसका बर्डन दूसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब कहता है प्रोग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्स किसको कहते हैं, आपके हम बताए। प्रोग्रेसिव का मतलब इनकम के बढ़ने के साथ जो टैक्स बढ़ता रहे उसको प्रोग्रेसिव टैक्स, और जो टैक्स पुअर पे बर्डन ज्यादा और रिच पे कम डालता है उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, देखिए यहां कहता है टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। द रिग्रेसिव टैक्स, ए टैक्स सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट काउजेज ए ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन रिच, इसको हम लोग बोलते हैं ये रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, आगे अब कहता है वैल्यू एडेड टैक्स स्पेसिफिक किसको कहते हैं, कहता है डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स बेस टैक्स कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला कहता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज इंपोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। कहता है स्पेसिफिक टैक्स, इट इज लिवाइड ऑन द कमोडिटी ऑन बेसिस ऑफ इट्स यूनिट्स साइज वेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। आगे कहता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको हम पहले से बता चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स which borne by the person whom it is imposed, कहता है जिस पे इंपोज किया गया बर्डन भी उसी को जो है वो पेमेंट करना पड़े, उसका बर्डन उसी पे पड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स हुज इनिशियल बर्डन और इनिशिएटेड बर्डन ऑन इंपैक्ट ऑन वन पर्सन बट सक्सीड इन शिफ्ट इन द बर्डन टू अनदर पर्सन, उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि बर्डन दूसरे पे शिफ्ट किया जा सके उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का कभी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स जो बर्डन जो है हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते उसको डायरेक्ट टैक्स, और जो बर्डन शिफ्ट किया जा सके उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब आ गया नॉन टैक्स शिफ्ट के रूप में। कहता है पहला आप पढ़े फी, कहता है फी जो है, कहता है फी ए पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर टू द पीपल। कहता है सर्विस जो आप दे रहे हैं उसके बदले गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है उसके बदले वो फी लेती है, उसको हम लोग कहते हैं फी। दूसरा कहता है फाइन, फाइन आर दोज पेमेंट व्हिच आर मेड बाय लॉ ब्रीक्स टू द गवर्नमेंट। कहता है लॉ आप कोई तोड़े और उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा सरकार को, फाइन देना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं वो फाइन है। तीसरा बोला स्टीट, कहता है स्टीट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम स्टेट व्हिच अराइजेज आउट ऑफ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट लीगल हायर, इसका कोई लीगल हायर ही नहीं है, प्रॉपर्टी लावारिस हो गया तो सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीट। आगे कहता है स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट व्हिच इज मेड बाय ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इज अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी की उसके चलते आपके एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो सरकार को आपको पैसा देना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, स्पेशल असेसमेंट। पांचवा बोला इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, कह रहा है सेवरल इंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, profit of these enterprises are source of revenue of the government like railway, Indian oil, ONGC, गेल, वेल, सेल, ये सब कंपनी जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है और सरकार इससे फायदा बहुत ज्यादा कमा रही है, सरकार के इनकम का हिस्सा है वो।
कह रहा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G 4G, गवर्नमेंट जब लाइसेंस बेचती है तो उसका सरकार को फायदा होता है, उसका सरकार को इनकम का जरिया, इसको हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। आगे बोला ग्रांट एंड डोनेशन, कहता है ग्रांट आर ऑल्सो सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू लाइक रेलवे, इंडियन ऑयल। ये मिसप्रिंट है, ये इंडियन रेलवे इंडियन ऑयल नहीं होगा। कहता सरकार को पैसा कहीं से मिल गया डोनेशन के रूप में, ग्रांट के रूप में, चैरिटी के रूप में, सरकार का इनकम का जरिया है वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रांट एंड डोनेशन। हाँ अब आइए रेवेन्यू रिसिप्ट आप पढ़ लिए, आप पढ़िए कैपिटल रिसिप्ट। इसका जस्ट उल्टा, वहां आप पढ़े थे कि गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी जो है वो बढ़े नहीं और साथ में कोई एसेट्स घटे नहीं, तो उसको पढ़े आप रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसको दो टाइप का, एक पढ़े टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, जिसका अलग अलग टाइप पढ़े। आप कहता है कैपिटल रिसिप्ट पे आइए, कहता है कैपिटल रिसिप्ट जो हम पहले आपको बता देते हैं, कहता है कैपिटल रिसिप्ट जो है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब आपके पास पैसा मिला, लेकिन इस बार जो पैसा मिला ना, तो कहता है या तो आप कहीं से पैसा कर्ज के रूप में ली, जिसको कहते हैं बोरोइंग, या तो कोई एसेट्स आप जो है बेच दिए, तो मतलब एसेट्स घटा, अब बोरोइंग का मतलब लायबिलिटी बढ़ गया, तो इस प्रकार के रिसिप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये कैपिटल रिसिप्ट है। आइए इस पे स्लाइड पे, कहता है कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा, कहता है दीज रिसिप्ट क्रिएट ए लायबिलिटी, बोरोइंग का मतलब कर्ज के रूप में पैसा लिए तो लायबिलिटी क्रिएट हुआ और फॉर द गवर्नमेंट, और दूसरा कहता है दीज रिसिप्ट काउज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप एसेट्स जो है सेल कर दिए तो आपका एसेट्स घट गया। कहते हैं दो फीचर्स मिले, कौन कौन सा फीचर्स, या तो आपका लायबिलिटी बढ़ जाए या तो कोई आपका एसेट्स घट जाए, तभी पैसा मिला। जैसे आप कॉमन तरीके से आप भी सोच सकते हैं, कहता है कि पैसा मेरे पास आया, तो पैसा कैसे आया होगा, तो कैपिटल रिसिप्ट में ऐसे आंख बंद करके आप सोचिए कि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब या तो कोई एसेट्स मेरा घट गया होगा, या तो हम लायबिलिटी बढ़ गया होगा, मतलब कर्ज के रूप में पैसा, तो सामान बेच दिए नहीं तो कर्जा ले लिए किसी से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट है। चलिए इन शॉर्ट देखिए आगे लिखे, इन शॉर्ट कैपिटल रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आइदर क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और काउज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो है कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है। ठीक है आगे, कैपिटल रिसिप्ट है ना, तो कहता है कैपिटल रिसिप्ट जो है उसका तीन कंपोनेंट है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हम आपको ये बताए हैं कि कैपिटल रिसिप्ट या तो आपका जो है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब पैसा मिलना, तो या तो पैसा मिलता है तो कोई एसेट्स आप बेच दिए होंगे तो पैसा मिला होगा, मतलब एसेट्स घटा, या तो आप कर्ज के रूप में किसी से पैसा ले लिए तो लायबिलिटी बढ़ा, वही जानते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट। कहता है उसका कंपोनेंट जो है, पहला है रिकवरी ऑफ लोन, पहला जो है कौन सा है, रिकवरी ऑफ लोन। कह रहा है कि लोन का रिकवरी, कह रहा है आप जो है एसेट्स किसी को दिए हुए थे, पैसा दिए हुए थे एसेट्स, तो वो आपका बड़ा था और वो लोन आप पैसा वापस ले लिए तो वो रिकवरी ऑफ लोन कहते हैं उसको। दूसरा बोलो बोरोइंग का मतलब, किसको कहते हैं बोरोइंग, कर्ज के रूप में पैसा लेना को कहते हैं हम लोग बोरोइंग, है ना। और अदर रिसिप्ट में कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। तो कहता है रिकवरी ऑफ लोन, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दी, वो उस क्राइसिस से निकलने के लिए, तो आप बताइए पैसा दी तो एसेट से बढ़ा, फिर उसको वापस ले ली, तो उसी को कहते हैं हम लोग रिकवरी ऑफ लोन। आगे कंटिन्यू कर रहा है, कह रहा है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, कहता है व्हाइल लैंडिंग क्रिएट्स एसेट्स, बोरोइंग क्रिएट लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू बोरोइंग आर टू बी रिलेटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। पहला कहता है कि आपको जनरल पब्लिक से बोरोइंग, दूसरा कहता है रिजर्व बैंक से बोरोइंग, तीसरा बोलता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब दुनिया के किसी भी बैंक से, दुनिया की सरकार से आप बोरोइंग लेते हैं तो वो जो है कर्ज, ये तीन प्रकार का हो सकता है, पहला का पब्लिक, पहला जनरल पब्लिक से, दूसरा आरबीआई से, और तीसरा जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी हिस्से से आप लें बोरोइंग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बोरोइंग का ये कंपोनेंट है जो कि बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी का पार्ट है। तीसरा जो है इसको अदर रिसिप्ट कहते हैं, इसमें आता है डिसइन्वेस्टमेंट। कहना डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट। कहता है जब जो है कोई गवर्नमेंट, हम मान लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी जो है एक ओएनजीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, और ये जो है ये अपना हिस्सा ओएनजीसी का 50% मान लेते हैं, 50% हिस्सा ये बोल रही है कि हम प्राइवेट लिमिटेड अडानी कंपनी को सेल कर देंगे, है ना। तो कहता है कि ये जब शेयर सेल करती है अपने हिस्से का शेयर, अपने सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, है ना।
तो ये था पब्लिक कंपनी, इसको प्राइवेट के हाथों में बेच दिया गया। इस प्रोसेस को ही डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो ये 3 कंपोनेंट था जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट का कंपोनेंट है ये। आगे अब कहता है बजटेड एक्सपेंडिचर। आप जानते हैं ना, अभी तक आप रिसिप्ट पढ़े थे, बजटेड रिसिप्ट में 2 रिसिप्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। अब कहता है एक्सपेंडिचर, कहता है एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है ना, का एक्सपेंडिचर में 2, ये भी 2, पहला को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा को कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो किसको बोलेंगे, देखिए एक को बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच शोज द फॉलोइंग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जिसमें दिखता हो। आप बताइए खर्च जो होता है, कहता है ये उस प्रकार का खर्च है जिसमें सरकार का नहीं कोई एसेट्स बढ़ता है और नहीं कोई लायबिलिटी घटता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। देखिए इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स, कहता है कोई एसेट्स बढ़ा नहीं, क्रिएट नहीं हुआ, और साथ में इट डज नॉट काउज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी भी नहीं घटा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वो एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल जो है कहता है वेजेज, बिल पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, ये डिफेंस परचेज, ये सब जो है हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा मानते हैं, है ना। अब बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कहता है उस प्रकार का खर्च जिसमें सरकार कोई एसेट्स जो है क्रिएट कर रही हो, कोई एसेट्स बढ़ा रही हो। कहता कौन एसेट, सरकार ब्रिज बनवाई, पुल बनवाई, रोड बनवाई, सरकार जो है प्लांट खरीदी, मशीनरी खरीदी, नया नया इन्वेस्टमेंट की, तो उससे तो एसेट्स बढ़ा ना। तो उस प्रकार के एसेट्स को, उस प्रकार के एक्सपेंडिचर से जो एसेट क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। देखिए कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच शोज द फॉलोइंग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला बोला क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और इट काउजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी। कहता है आप जो है लायबिलिटी जो है वो कम हो गया। लायबिलिटी कैसे कम होगा, कहता है कि लायबिलिटी तभी कम होगा जब आप किसी का कर्ज चुका दिए, तो उसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटी जो है वो कम हो जाना। इसका एक्सपेंडिचर, इसका एग्जांपल जो है कहता है एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, शेयर परचेज ऑफ शेयर, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट पे। आप कहता है कुछ एक्सपेंडिचर जिसको प्लान एक्सपेंडिचर है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। खैर कहता है किसको कहेंगे प्लान एक्सपेंडिचर, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कहता है प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर व्हिच रिलेट टू स्पेसिफाइड प्लान एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स, कहता है कि जो प्लान का मतलब रेवेन्यू में, ये बजट में जो है स्पेसिफिकली इसका प्रोविजन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो प्लान एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। एक्सपेंडिचर ऑन हॉस्पिटल, एक्सपेंडिचर ऑन रोड ब्रिज, ये सब जो है प्लान एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। दूसरा नॉन प्लान, कहता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, स्पेसिफिकली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑन रोटिंग फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पहला कहता है 10 वीकेंड, कहता है कि आगे फॉर्मूला क्या बताया, कहता है बजटेड एक्सपेंडिचर में दोनों आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार से बजटेड एक्सपेंडिचर में हम ये दोनों को भी लिख सकते हैं कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड कर दे तो वो बजटेड एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। ठीक है, आगे कहता है गवर्नमेंट बजट, ये तो आप पढ़ चुके ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये स्लाइड में बताया गया जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। चलिए दोनों का डिफरेंस कर रहा है। कहता है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट का डिफरेंस क्या है। कहता है रेवेन्यू बजट में हम लोग रेवेन्यू नेचर का खर्चा और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में हम लोग कैपिटल नेचर का खर्चा और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर को रखते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है कैपिटल बजट इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा कहता है रेवेन्यू बजट डज नॉट इंपैक्ट एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। सही बात है, रेवेन्यू आइटम में जो है कोई एसेट्स लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं होता है, और कैपिटल बजट में जो है एसेट्स लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट का इंपैक्ट होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है, आगे कहता है रेवेन्यू बजट फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय द वे ऑफ डीबीटी, इट डज नॉट इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, है ना। और कहता है कैपिटल बजट फोकसेस ऑन जीडीपी ग्रोथ एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेवेन्यू बजट में कहता है कि ये जो है ना जीडीपी के ग्रोथ में कोई इसका डायरेक्टली जो है
इनडायरेक्टली तो है, लेकिन डायरेक्टली जो है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन कैपिटल बजट का डायरेक्टली जो है जीडीपी ग्रोथ में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब नया नया होता है तो उससे इंप्लॉयमेंट मिलता है, इंप्लॉयमेंट से हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, वहां पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होता है, तो उसके कहते हैं जीडीपी ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलिए, का हाई रेवेन्यू रिसिप्ट इन द रेवेन्यू बजट लीड टू लो कैपिटल रिसिप्ट। आप बताइए, रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगा तो कैपिटल रिसिप्ट कम होगा ना, सही बात है। आगे बोला हाई कैपिटल रिसिप्ट आर रिलेटेड टू द कंपल्सन ऑफ बोरोइंग एंड साइन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी। कहता है कैपिटल रिसिप्ट के रूप में आप जो है कर्ज के रूप में किसी से पैसा ले लिए, कर्ज के रूप में पैसा लिए, तो इसका मतलब आपका इकोनॉमी बैकवर्ड है, तभी उसको आपको कर्ज की जरूरत पड़ रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट अगर ज्यादा हो जाए तो कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा होने से ये आपके इकोनॉमी के बैकवर्डनेस को शो करता है। ठीक है, आगे कहता है बजटेड डेफिसिट। आप देखिए डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, डेफिसिट का मतलब लॉस, घाटा, डेट्रीमेंट, ये सब जो है सिनोनिम्स है डेफिसिट का। अब कहता है डेफिसिट का मतलब क्या, कहता है डेफिसिट का मतलब ये हुआ आपका दो पढ़े, आप पहला पढ़े सरकार का खर्चा एक्सपेंडिचर, और दूसरा पढ़े रेवेन्यू का मतलब रिसिप्ट जिसको कहते हैं। कहता है कि खर्चा ज्यादा हो जाए और ये कम हो जाए, तो कहता है जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए ना रिसिप्ट से, तो उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि सरकार जो है वो घाटे में है, वो डेफिसिट में है ना, वो डेफिसिट में है। ठीक है, देखिए करा बजट डेफिसिट, कहता है रेवेन्यू डेफिसिट, इसका तीन टाइप, पहला को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा जो है प्राइमरी डेफिसिट। इसका अलग अलग मीनिंग है। कहता है कि देखिए बजट डेफिसिट का मतलब क्या, कि जब बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए बजटेड रिसिप्ट से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो बजटेड जो है डेफिसिट है। कहता है बजट डेफिसिट ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट डेफिसिट, इसी को बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ही बजट होता है, तो ये बजट डेफिसिट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का गवर्नमेंट डेफिसिट भी उसको बोला जाता है। रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन बजटेड रिसिप्ट। कह रहा है कि बजटेड एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाए बजटेड रिसिप्ट से, खर्चा ज्यादा और रिसिप्ट कम, इनकम कम। देखिए बजटेड रिसिप्ट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें एक्सपेंडिचर में दोनों, एक को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी प्रकार से टोटल रिसिप्ट में दोनों, एक को बोले रेवेन्यू रिसिप्ट और प्लस कैपिटल रिसिप्ट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो डेफिसिट है गवर्नमेंट का, या वो डेफिसिट जो है हमारी इकोनॉमी का डेफिसिट है, जिसको हम लोग बजटेड डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट का हिस्सा मानते हैं। चलिए, कहता है बजटेड डेफिसिट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसिप्ट, जहां कहता है व्हेन जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि बजटेड डेफिसिट है। आगे डेफिसिट तीन टाइप का, पहला को बोले रेवेन्यू डेफिसिट। कहता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में, अच्छा पहले तीनों टाइप दिया हुआ, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी, उसके बाद समझाया आगे रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब। कहता है रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं इसे रेवेन्यू रिसिप्ट को आप घटा दीजिए, रेवेन्यू वाला डेफिसिट अगर निकालना हो तो रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू वाला रिसिप्ट, दोनों को हटा दीजिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेवेन्यू डेफिसिट। आगे आपका था इसका इंप्लीकेशंस क्या है, आपको पता है ना कि गवर्नमेंट जब डेफिसिट में होगी तो सरकार को कर्ज के रूप में पैसा लेना पड़ेगा खर्च करने के लिए इकोनॉमी में, क्योंकि सरकार अगर पहले से घाटे में है तो पब्लिक पे खर्च करने के लिए उसको पैसा चाहिए ना। तो या तो वो कहेगी कि या तो उसका जो है ये उसको करना चाहिए कि उसको रेवेन्यू जो है बढ़ाना चाहिए, या तो खर्चा कम करना चाहिए तभी घाटा कम होगा, या फिर उसको जो है लोन के रूप में पैसा लेना पड़ेगा, सरकारी कंपनी को बेचना पड़ेगा उस कर्ज को चुकाने के लिए, जिसको इंप्लीकेशंस कहते हैं। देखिए कहता है बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट में हैव टू कट दिस एक्सपेंडिचर। कहता है सरकार को खर्च कम करना चाहिए ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक इन द कंट्री, दिस लीड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। और सरकार अगर ऐसा करती है, सरकार अगर खर्चे में कम करती है, कमी करती है, तो सरकार अगर खर्चे में कम करेगी तो हमारा उस पर इकोनॉमिक पे इफेक्ट भी होगा। कहता है लोग को जो फ्री में राशन मिल रहा था बीपीएल में उसको नहीं मिल पाएगा, प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिल रहा था उसको नहीं मिल पाएगा, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा था उसको नहीं मिल पाएगा, है ना, जो कि सोशल वेलफेयर को जो है ये लॉस करेगी, सोशल वेलफेयर को इंपैक्ट करेगी। दूसरा कहता है द गवर्नमेंट हैव राइज फंड्स थ्रू बोरोइंग। कहा कि सरकार जो है कर्ज को बढ़ाएगी तभी उसका जो है फंड उसके पास आएगा। दिस राइजेज लायबिलिटी, आप बताइए कर्ज लीजिएगा लायबिलिटी बढ़ेगा ना, एंड लोअर इट्स क्रेडिट वर्दीनेस। कह रहा है कि बार बार आप कर्ज लीजिएगा तो ये क्रेडिट वर्दीनेस को भी आपको कमजोर करता है, वीक करता है, जो कि ये बताता है कि आपका इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड है। तीसरा कहता है द गवर्नमेंट में कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। हम तीन चीज बताए थे आपको अभी, पहला बताया था आपको कि डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट को जो है खर्चा कम करना पड़ेगा, दूसरा बताया कर्ज के रूप में पैसा लेना पड़ेगा, और तीसरा आप पढ़े कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेल करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। कहता है
compelled to disinvestment, selling the ownership of public enterprises. The ownership of public enterprises may lost to the foreign company. Consequently, economic control of the foreign may increase in the domestic economy. कहता है आप किसी को बेच दिए, मान लेते डोमेस्टिक के किसी प्राइवेट इंटरप्राइजेज को बेच दिए, दूसरे देशों के कंपनी को बेच दिए, तो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ, जो फॉरेन का जो शेयर है हमारे यहाँ, वो बढ़ जाएगा, और उसके बढ़ने से हमारा जो है हमारी इकोनॉमी में उसका शेयर बढ़ जाएगा ना, तो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में कम हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, ये तीन आप चीज पढ़े इंप्लीकेशंस का। पहला, कर्ज उसको बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा खर्च में कमी करना पड़ेगा, और तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट को सेल करना पड़ेगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, जिसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसका इंपैक्ट भी आप देखिए। चलिए आगे कहता है 3 वेज ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट। पहला बोला बोरोइंग फ्रॉम जनरल पब्लिक, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, और तीसरा यही आप पढ़े कि तीन चीज का, बोरोइंग कर्ज के रूप में पैसा लेना, दूसरा पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचना, डिसइन्वेस्टमेंट, और तीसरा कर एक्सपेंडिचर को कम करना। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है, पहला तो पढ़ लिया रेवेन्यू डेफिसिट, उसका इंप्लीकेशन भी पढ़ लिए। दूसरा बोला फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कहता है फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो बजटेड डेफिसिट है, या उसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट है। देखिए कहता है फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, कि बोरोइंग को छोड़ के आपको जो है जितना सारा एक्सपेंडिचर है वो अगर ज्यादा है आपके रिसिप्ट से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वही जो है फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन उसमें बोरोइंग इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आगे फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर में दोनों, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, और रिसिप्ट में दोनों कौन कौन सा, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, व्हेन बजटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजटेड रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। ये याद रखिएगा बोरोइंग को छोड़ के, कि बोरोइंग को आपको इंक्लूड नहीं करना है, रिसिप्ट में बोरोइंग हटा के कैपिटल रिसिप्ट में आपको बोरोइंग को छोड़ देना है। ठीक है, in fact fiscal deficit is the estimation of total borrowing by the government, it often called gross fiscal deficit, और उसमें gross fiscal deficit में कहता है बोरोइंग जो है वो आरबीआई से हो सकता है, बोरोइंग जो है किसी दूसरे देशों से हो सकता है, और बोरोइंग जो है एट होम, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल पब्लिक से बोरोइंग करना। तो ये बोरोइंग तीन प्रकार का हो सकता है। कहता सरकार जब अगर घाटे में चलेगी, सरकार फिस्कल डेफिसिट, अगर उसका फिस्कल डेफिसिट में अगर उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ज जो है वो तीन हो सकता है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड दूसरे देशों से, या बोरोइंग फ्रॉम होम, जिसको हम लोग पब्लिक बोरोइंग कहते हैं, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। आगे कहता है इसका इंप्लीकेशंस क्या होगा। पहला बोलता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, कह रहा हमारी इकोनॉमी में अगर हम कर्ज के रूप में, अगर हम घाटे में पहले से हैं, कर्ज के रूप में अगर पैसा लेंगे और कर्ज के रूप में पैसा लेके पब्लिक पे खर्च करेंगे, तो फिर से डिमांड बढ़ेगा और हमारे इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन का कंडीशन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। कहता है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई ऑफन लिंक्ड टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर हम आरबीआई से पैसा लेंगे तो पब्लिक पे खर्च करेंगे, जो कि हमारी इकोनॉमी मनी के सप्लाई को बढ़ाएगा, और इंक्रीज इन प्राइसेस, प्राइस बढ़ेगा, जिससे इन्फ्लेशनरी गैप है, इसको हम लोग इन्फ्लेशनरी स्पाइरल या इसी को इन्फ्लेशन का कंडीशन कहते हैं। दूसरा कहता है नेशनल डेट, कह रहा है कि नेशनल डेट का मतलब देश पे कर्ज, आप अगर कर्ज लिए, चाहे वो कर्ज अगर दूसरे देशों से ले लिए, आरबीआई से ले लिए, तो वो चुकाना हमको, ये हमारे देश पे कर्ज बढ़ा है, तो या तो हमारे जनरेशन को चुकाना पड़ेगा या फिर आने वाली फ्यूचर जनरेशन को चुकाना पड़ेगा वो कर्ज। देखिए कहता है फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू नेशनल डेट, इट हिंडर्स जीडीपी ग्रोथ। कह रहा है कि अगर आप कर्ज के रूप में ज्यादा पैसा लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना होता है। अगर आप 1000 करोड़ रुपया सरकार कर्ज ले ली और 10% इंटरेस्ट पे ली है, तो कितना जो है ये इसका 10% 100 करोड़ रुपया हर बार जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये पैसा हमारे पास रहता, हम कर्ज के रूप में ये पैसा नहीं चुका रहे होते उसको, उसका इंटरेस्ट, तो ये पैसा हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में लगता, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, लोग का इनकम बढ़ता, जो कि हमारे जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाता। तो हमेशा कर्ज जो है हमारे इकोनॉमी में जो है जीडीपी ग्रोथ को हैम्पर करता है, उसको जो है इफेक्ट करता है। देखिए कहा इट हिंडर्स द जीडीपी ग्रोथ बिकॉज इज सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज्ड टू पे द पास्ट डेट, कि आपको जो है डेट तो पेमेंट, मूलधन अलग पेमेंट करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने का वो अलग, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल डेट। आगे कहता है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, कह रहा है कि आपको जो है अगर आप फिस्कल डेफिसिट जो है, सरकार जो है घाटे में है, डेफिसिट में है, और उस डेफिसिट को कम करने के लिए अगर सरकार को कर्ज ले रही है सरकार, तो कर्ज ले रही है अगर,
तो हम पे और कर्ज बढ़ता जा रहा है और कर्ज लेके सरकार हम पे खर्च फिर से कर रही है। तो आप बताइए, पहले की सरकार हम डेफिसिट में थे, इसके चलते हम लोग घाटे में पहले से हैं और 100 करोड़ रुपए का और कर्ज ले लिए यहां से, तो और हमारे पे इसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इसका जो है प्रिंसिपल पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहता है कि हमारे इकोनॉमी में फिर से जब कर्ज को चुकाना चाहेंगे हम, हमारा कहता है ग्रोथ कम हो रहा है क्योंकि हम कर्ज में हैं और कर्ज में है तो ग्रोथ कम हो रहा है। कहता है एक दूसरे का साइकिल ये चलता रहता है। देखिए, कहा जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि आपको उसका कर्ज चुकाने में पैसा लग रहा है। ठीक है, कहता है फिस्कल डेफिसिट रिमेन हाई बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ अगर लो है तो वो कर्ज के चलते है, और आप कर्ज नहीं चुका पाइएगा तो हमेशा आपके पास डेफिसिट रहेगा ही। तो इसी को बोलते हैं ये सर्कल के रूप में चलता रहता है। कहता है फिस्कल डेफिसिट है क्योंकि आपका जीडीपी ग्रोथ कम है, और जीडीपी ग्रोथ कम इसीलिए है क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है। देखिए, तो कहता है हाई फिजिकल डेफिसिट, लो जीडीपी ग्रोथ, और लो जीडीपी ग्रोथ होगा तो फिर से आपको कर्ज लेना पड़ेगा गवर्नमेंट पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं हाई फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अब कहता है क्राउडिंग आउट, कह रहा क्राउडिंग आउट का मतलब पब्लिक का पैसा। देखिए, कहता है हाई फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, दिस इज सिचुएशन व्हेन हाई बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कर्ज के रूप में पहले से पैसा ले रही है, तो हम मान लेते हैं गवर्नमेंट जो है 1000 करोड़ रुपया पैसा ले ली हमारे देश में आरबीआई से। आपको पता है ना, हमारी इकोनॉमी में आरबीआई जो है, आरबीआई के थ्रू पैसा पहुंचता है हमारे पास कॉमर्शियल बैंक के पास, और कॉमर्शियल बैंक से ये पैसा पहुंचता है पब्लिक के पास। अगर ये पैसा गवर्नमेंट नहीं ली रहती तो हमारे देश में नए नए इन्वेस्टर के लिए ये पैसा बचता ना, बचता तो कहता है इससे हमारा जीडीपी ग्रोथ हो सकता था, नया नया इन्वेस्टमेंट हो सकता था, जिसके कारण से गवर्नमेंट जो है कर्ज को चुकाने के रूप में, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के रूप में सर आरबीआई से पहले ही पैसा ले रही है, तो उससे जो है हमारा लो जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। देखिए, कहता है हाई फिजिकल डेफिसिट, तो वो पैसा क्राउड का है ना, क्राउड का पैसा जो है क्राउडे के लिए था, लेकिन वो ले ली गवर्नमेंट कर्ज चुकाने के लिए, तो पैसा हमारे देश से बाहर चला गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो क्राउडिंग आउट है, जो कि कहता है कि अगर आपका बोरोइंग हाई होगा तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ फंड आपके लिए कम होगा, आपका इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा, जिससे हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम होगा। इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। नेक्स्ट, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, आप बार बार कर्ज में रहिएगा और दोबारा कर्ज मांगने जाइएगा तो आप सुने होंगे कि कर्ज उसी को मिलता है जिसके पास पहले से पैसा रहे। आपका क्रेडिट बार बार खराब होगा, आप 100 रुपए पिछले बार कर्ज मांग लिए थे, फिर 200 मांगने जाइएगा, फिर 300 मांगने जाइएगा, तो ये कर्ज जो है आपको बार बार यही बताएगा ना, पहले वाला चुकाइए तब देंगे हम। पब्लिक ऐसा कहता है कि आप किसी के पास कर्ज मांगने जाइए तो बोलेगा पहले वाला चुकाओ तब मिलेगा। तो कहता है ये आपके क्रेडिबिलिटी को खराब करता है अगर आप कर्ज में रहते हुए फिर से कर्ज मांगने जाते हैं। तो किसी भी देश पे जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो तो ये गवर्नमेंट के क्रेडिबिलिटी का इरोजन है, गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी को ये खराब करता है ना। देखिए, कहता है हाई फिस्कल डेफिसिट इरोड्स गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी in the domestic as well as international money market. Credit rating, global investor starts withdrawing their investment from the domestic economy. Consequently, GDP growth is reduced. कह रहा कि आप कर्ज में रहिएगा तो इसका आपको ग्लोबल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में तो होता है, ग्लोबल मार्केट में भी इसका इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होगा? कहता है कोई आपके यहां से दूसरे देशों से आपके यहां एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला था, और ये सोच के कहता है कि वहां पे कर्ज में सरकार पहले से है तो हमको क्या सिक्योरिटी देगी, उल्टा हमसे टैक्स लेगी वो ज्यादा। इस कारण से क्या होता है कि जो आपके यहां इन्वेस्टमेंट आने वाला है ना फॉरेन से, वो इन्वेस्टमेंट जो है सोचती है फॉरेन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी की क्रेडिबिलिटी खराब होने से वो इन्वेस्टमेंट जो लगाने वाला रहता है वो भी कम हो जाए इन्वेस्टमेंट। तो इससे हमारा अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमारे इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ भी कम होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के क्रेडिबिलिटी को खराब करता है, हमारे देश के क्रेडिट को खराब करता है। आपका जो है डेफिसिट अगर ज्यादा है तो आपका जो है जीडीपी ग्रोथ भी नहीं होगा, साथ में आपके यहां से इन्वेस्टमेंट जो पहले से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट को जो है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट को लोग कम करने लगते हैं क्योंकि उसको सिक्योरिटी का जो है वो महसूस उसको नहीं होता है कि हम सिक्योर है कि नहीं है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। दूसरा बोला, देखिए फिजिकल डेफिसिट पढ़ लिया, कहा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट किसको कहते हैं? कहता है फिजिकल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दीजिए। इंटरेस्ट पेमेंट क्या हुआ? कहता है इस इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है कि जो आप लोन लिए आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ना,
तो मान लेते हैं आपका फिजिकल डेफिसिट 1000 का था और इस पे आप इंटरेस्ट पेमेंट 100 रुपए का किए, तो घटा दीजिए इसको, तो 900 जो है आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, आगे का इसका इंप्लीकेशंस क्या है? कहता है इंप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट आर सिमिलर टू दोज फिजिकल डेफिसिट, द ओनली डिफरेंस इज, कहता है सेम टू सेम ये फिजिकल डेफिसिट का भी इसका इंप्लीकेशंस है ना। कहता है डिफरेंस जो है वो प्राइमरी डेफिसिट डज नॉट कैरी द लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कह रहा है फिजिकल डेफिसिट में कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना था, लेकिन यहां पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। और पास लोन प्राइमरी डेफिसिट जस्ट इंडिकेट बोरोइंग व्हेन करंट ईयर एक्सपेंडिचर और करंट ईयर रेवेन्यू, आपका करंट एक्सपेंडिचर बड़ा हो करंट ईयर का और रेवेन्यू कम हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो जो है आपका इंप्लीकेशन है किसका? प्राइमरी डेफिसिट का। ठीक है, आज इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और वो वीडियो जो है आपका लास्ट होगा बजट चैप्टर का। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को, जहां आपको क्वेरी होता है इस वीडियो को देखिए, जहां आपको दिक्कत होता है हमको कमेंट में बताइए और हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।